अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शिराज है और मैं फ़िलहाल एसीसी फाइनलिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ आज मैं आपके साथ अपने एफ़आर और एफ़एम की जर्नी शेयर करने लगा हूँ। F7 और F9 मैंने 2 महीने में कैसे कंप्लीट किया। पहली वजह तो ये हुई कि मैंने अपना जो सेशन था वो 15 दिन लेट ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पहले आइट्स की तैयारी कर रहा था। तो फिर मेरे पास 2 महीने का ही टाइम था और मैंने ये 2 पेपर सेलेक्ट किए। अब 2 पेपर मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने ओपीयू के लिए अप्लाई करना था। ओपीयू क्योंकि 2026 में, मई 2026 में एंड हो रही है, तो मैंने उससे पहले पहले अपना स्किल लेवल कंप्लीट करना था। मेरे पास टाइम अभी कुछ अटैम्प्ट्स बाकी भी थी उसके बाद, लेकिन किसी ने कहा कि ये पेपर्स मैनेज हो जाते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहे और मेहनत करते रहें। तो फिर मैंने ये दोनों पेपर सेलेक्ट किए, F8 और F9। अब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, यार आपने कैसे ये सब्जेक्ट पास किए, इनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, किस टॉपिक पे आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे F9 के जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा पूछा होता है, तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत से स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं एफ़आर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एफ़आर के स्टूडेंट हैं तो एफ़आर में 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनके बगैर पेपर कभी बनता ही नहीं है। या तो वो आपको OTQ में मिलेंगे, नहीं तो फिर वो आपको बड़े क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट 20 नंबर के उनमें मिलेंगे। उनमें सबसे पहले तो लीज का टॉपिक है। उसके बाद उनमें सबसे पहले तो लीज का टॉपिक है, उसके बाद IFRS 15 है रेवेन्यू का, और उसके बाद IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद इम्पेयरमेंट। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बगैर कभी पेपर नहीं बनता एफआर का। MCQs में भी होंगे ये, और MCQs के अलावा आपको ये OTQ में भी मिलेंगे। OTQ में अगर ना मिले तो फिर आपको ये बड़े क्वेश्चन में मिलेंगे। इनकी एडजस्टमेंट डाली होंगी उन्होंने, फाइनल अकाउंट्स के सवालों में डाली होंगी, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। और यही 4 टॉपिक जो प्रोफेशनल का पेपर होता है SBR में, उसमें भी ये लाजमी होते हैं। इन 4 के अलावा कभी पेपर नहीं बनता। बाकी इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन उनकी भी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि IFRS 5 एसिड हेल्ड फॉर सेल, और इंटेंजिबल एसिड, बोरोइंग कास्ट। बोरोइंग कास्ट बस MCQ देती है, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन और आई एस 16 और IS 40, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कभी पेपर आता है कभी नहीं आता। लेकिन मोस्टली इनमें से अगर आता भी है तो ये MCQs में टेस्ट होते हैं। MCQs में टेस्ट होते हैं। जो बड़े टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके बगैर पेपर नहीं बनता, उन पे आपने ग्रिप रखनी है, आपका पेपर इजीली पास हो जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम आपको 2 घंटे इन सब्जेक्ट को देने चाहिए, एक सब्जेक्ट को। अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आपको दिन में कम से कम 5 घंटे तो इन दोनों सब्जेक्ट को देने चाहिए। अब जो एफआर में जो 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको ये तो पता होगा कि जो रेशो का क्वेश्चन होता है वो तो मस्ट होता है, वो तो आना ही आना होता है। उसमें इंटरप्रिटेशन उसने पूछी होती है रेशोज़ की, तो वो तो आपको वो इजी भी होता है और वो मैनेज हो जाता है। जो दूसरा बड़ा मसला होता है स्टूडेंट का वो ये होता है कि कंसोलिडेशन आएगी या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंसोलिडेशन ईजी लगती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फाइनल अकाउंट ईजी लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दोनों ईजी नहीं लगते। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कंसोलिडेशन अच्छी तरह की थी, सिर्फ बैलेंस स्टेटमेंट की, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी मैंने अच्छी तरह की थी कंसोलिडेशन। और फाइनल अकाउंट मुझे अच्छे से आता था, रेशो भी मुझे अच्छे से आती थी। लेकिन जो मुझे पेपर आया था, पेपर में उन्होंने मुझसे इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन पूछी हुई थी। हालांकि वो इजी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। सिर्फ एक बार लेक्चर लिया था, सिर्फ देखा था ये ऐसे ऐसे है, बस ये देख के मैं चला गया था। बस मैंने अपना ये जहन बनाया हुआ था, अगर मुझे कंसोलिडेशन आएगी तो वो SOFP की आएगी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आएगी। मैंने इनकम स्टेटमेंट को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन मुझे जो 20 नंबर का सवाल आया उसमें उन्होंने इनकम स्टेटमेंट की पूछी हुई थी। अब फिर जो मैंने लेक्चर लिया था वो वहाँ से मुझे चंद बातें याद थी, फिर मैंने वही सारी अप्लाई की, लेकिन मैंने क्वेश्चन छोड़ा नहीं वो। और दूसरी बात ये भी कि आपको जितना आता है आपने पूरा करना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा, आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा पेपर में, आपने बस एजम्पशन लेके उसको सॉल्व कर देना है। वो जहाँ पे आपने एजम्पशन ली होगी वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, उसके बाद वो उस एजम्पशन की बेस पे उस क्वेश्चन को चेक करेगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे।
इस तरह पास होने के चांसेस आपके मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं एफएम की बात करूँ, F9 की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी बहुत मैटर करती है। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए पे आपने बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए आपकी। सेक्शन बी में ओटीक्यू होती है, उस पे भी ग्रिप होनी चाहिए। जो आपको पास करवाता है इसमें, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी करवाते हैं F9 में। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ था, क्योंकि मेरे सेक्शन ए पे मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने स्टडी हब पूरा किया था, मैंने कैपलन किट पूरी की थी, ये दोनों किट मैंने पूरी की थी, पीपीपी किट भी मैंने आधी से ज़्यादा सॉल्व की थी। लेकिन मैं सेक्शन ए में फिर भी फेल था। सेक्शन ए मेरा फेल था। मुझे जो पास करवाया, मुझे सेक्शन सी ने करवाया। उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैंने पूरे सॉल्व किए, मुझे समझ भी आ गए थे उनमें क्या करना है, वो मैंने सॉल्व किए और उसकी बेस पे मेरा पेपर पास हुआ। उनमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, लेकिन सेक्शन ए मेरा अभी भी फेल है। लेकिन मेरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। मेरे एफआर में 61 नंबर थे और मेरे F9 में 55 थे। F9 में जो बड़े सवाल आते हैं, बड़े सवाल में जो सबसे पहला सवाल होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मसला ये है स्टूडेंट के साथ कि वो सिर्फ एनपीवी इसी को समझ लेते हैं कि उन्होंने एनपीवी का क्वेश्चन पूछना है कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या आईआरआर कैलकुलेट कर दें। सिर्फ ये इस चीज़ को वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल समझते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 3-4 और चीज़ें भी हैं जिनमें से वो क्वेश्चन बनाते हैं। कैपिटल रेशनिंग का टॉपिक है, डिविजिबल और इंडिविजुअल उसमें डिफरेंस का टॉपिक है, और एसिड रिप्लेसमेंट का टॉपिक है। ये सारी चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा हैं, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन बनाता है। लेकिन स्टूडेंट सिर्फ एनपीवी वाला टॉपिक करके चले जाते हैं जी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ से ही सिर्फ आएगा। ऐसा नहीं है, इसमें ये एक मेजर गलती स्टूडेंट करते हैं, इसका आपने खास ख्याल रखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस से आ जाता है, कभी कभी वो वर्किंग कैपिटल से आ जाता है। लेकिन जो इसमें ओटीक्यू होता है, बिजनेस वैल्यूएशन से कंफर्म आता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस से भी अक्सर आता है। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस और बिजनेस वैल्यूएशन और वर्किंग कैपिटल, इन 3 टॉपिक पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसमें क्योंकि सिलेबस ही थोड़ा सा होता है, सिलेबस थोड़ा है, लेकिन जो पेपर बनता है वो हर एक चीज़ को टच करता है, सब चीज़ें उसने पूछी होती हैं। एमसीक्यूज़ जो होती हैं इसकी बहुत टफ होती हैं, एमसीक्यूज़ में बस लोग फंसते हैं। एमसीक्यूज़ में अगर आपका सेक्शन ए निकल गया तो आपका पेपर पास होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। दोनों पेपर में आपने ख्याल ये करना है कि सिर्फ आपने पेपर अपने पूरे कंप्लीट करने हैं। अगर आपको आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी आपने पेपर कंप्लीट करना है। एजम्पशन लेके पेपर करते हैं, एमसीक्यूज़ को छोड़नी नहीं है। ये सारी चीज़ें, आप इन चीज़ों का ख्याल कर रखना है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो टेस्ट अपने इन टॉपिक के जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ते जाएँ, उनके टेस्ट लाजमी देने हैं। किसी भी एकेडमी के, आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो उनके टेस्ट दें या किसी और के दें। लेकिन टेस्ट के बगैर अगर आप ऐसे ही सिर्फ पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी सही नहीं होगी, पेपर में जाके आप फंस जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम बस हमने ये टॉपिक समझ लिया, हम कर जाएंगे पेपर, लेकिन जैसे पेपर में बैठते हैं पेपर हमसे नहीं होता। हमें क्वेश्चन से जितने हम फेमिलियर होंगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपने ख्याल रखना है, तो आपके लिए ये दोनों सब्जेक्ट ईजी बन जाएंगे। मैंने आखिरी 2 महीने में ये सब्जेक्ट किए थे। 2 महीने में मैंने इनके लेक्चर भी कंप्लीट किए। इसके भी लेक्चर थे, जो F7 के लेक्चर थे और F9 के, दोनों को मिला के तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा लेक्चर थे। वो सारे मैंने सिर्फ 2 मंथ में कंप्लीट भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर स्टडी भी की, इनको प्रैक्टिस भी किया, इनकी किट्स भी की। कैपलन की किट भी की मैंने, और एसीसी स्टडी हब भी किए, दोनों के कंसोलिडेशन की मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस की। और F9 की मैंने एमसीक्यूज बीपीपी के भी नहीं छोड़े। उसमें मैंने सिर्फ किट की थी और एसीसी स्टडी हब किया था F7 में, लेकिन F9 में मैंने कैपलन भी की, एसीसी स्टडी हब भी किया, और मैंने बीपीपी की किट भी की। इसके बावजूद मेरा A1 जो सेक्शन ए था वो फेल था। इतनी इसमें एमसीक्यूज जो आती हैं पेपर में वो घुमा देती हैं इंसान को, वहाँ पे बैठ के फिर नहीं पता लगता। तो एमसीक्यूज़ का आपने खास ख्याल रखना है F9 में। और एफआर जो है उसमें आप थोड़ा सा भी कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप कमेंट्स में पूछ लें या मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लें।